बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है और स्टोरीज़ दोनों की दोनों इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पहली स्टोरी ये है कि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, मारूफ मशहूर, आपको पता है, डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। उन्होंने एक टीवी शो में कोई बात की, फिर उसके बाद उन पर फतवे लगने शुरू हो गए और बहुत ही ख़तरनाक बात की। वैसे तो उन्होंने वही बात की जो कुछ अरसा पहले शबर जैदी साहब ने भी बात की थी, लेकिन उसके साथ कुछ बात बड़ी अहम की। उससे रिलेटेड मैं अपनी कुछ और वीडियोस में बता भी चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा भी बताऊँगा कि वो क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे। दूसरी ये है कि पाकिस्तान ने अमेरिका में मसूद खान साहब को सफ़ीर के तौर पे मुकर्रर किया, उनकी दस्तावेज़ात भिजवाईं। वो क्या चक्कर है, अब अमेरिका उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो क्या सूरत हाल है। एक ख़त भी लिखा गया जनाब सदर प्रेसिडेंट अमेरिका को, जो बाइडन साहब को, और वो किसने लिखा और क्या ये सारी सूरत हाल क्या है और यहाँ पर तब्दीली सरकार किस तरीके से नाकाम हुई है, तो ये इस पर भी बात करते हैं। आज ना सबसे पहले कि ख़तरे की घंटी, आज या कल गलिबन एक दिन पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक आर्टिकल भी लिखा अखबार में, जंग अखबार में, और उन्होंने कहा पाकिस्तान ख़तरे में है। और उन्होंने भी इस चीज़ का हवाला दिया कैसर बंगाली साहब की गुफ्तगू का। कैसर बंगाली साहब ने जो गुफ्तगू, अच्छा पहले तो ये देख लीजिए ना, पहले मैं आपको ये सुनवा देता हूँ कि कैसर बंगाली साहब ने किस किस्म की गुफ्तगू की है, उन्होंने किस तरीके से हकीकत पर मबनी गुफ्तगू की है। इससे पहले, उसके बाद इस पे बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं और फिर दूसरी अहम ख़बर पे भी आते हैं। ये मैं मिन वन लगा रहा हूँ ना, ये आप ज़रा देख लीजिए, ज़रा सुन लीजिए कैसर बंगाली साहब बिल्कुल आखिर पे क्या कह रहे हैं। ये जनाब आपने गुफ्तगू सुन ली कैसर बंगाली साहब, वो कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ तो मुझे खदशा है कि एटमी प्रोग्राम या हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो हमें हुक्म दिया जाएगा कि इसको वाइंड अप करें, इसको ख़त्म करें। खैर, मैं आज भी समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो महफूज हाथों में है, वो इंतहाई। लेकिन एक बात ये होती है कि जब आपकी इकॉनमी इतनी कमज़ोर हो जाए, अभी जो बिल आया, ये शबर जैदी साहब ने क्या कहा था कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा था ना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है, अब हम माने या ना माने, और सबसे बेहतर बात यह है कि हम जल्दी अनाउंस कर दें। ये कैसर बंगाली साहब भी यही कह रहे हैं और भी लोग बहुत सारे कह रहे हैं। मैंने गैर सियासी कुव्वतों से भी जब बात की और मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये स्टेट बैंक का जो बिल है, ये आप नहीं समझते कि इतना ख़तरनाक है, और जो मिनी बजट, तो चलो मिनी बजट तो ये है कि वो महंगाई आएगी, अवाम बेचारे पहले भी भुगत रहे हैं, लेकिन ये स्टेट बैंक को इस तरीके से जिस तरह से गिरवी रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या ख्याल है, हमें नहीं पता कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। बिल्कुल ख़तरनाक है, लेकिन अब मसला ये है कि एक तरफ खाई है, एक तरफ दरिया है, तो कुछ इस तरीके से हम चूज़ कर रहे हैं कि क्या करें। उनको भी पता है, उनको भी बड़े अच्छे से पता है। मैं अपनी तरफ से मिसाल दूं कि ये स्टेट बैंक का बिल वैसे तो कहा ना कि जनाब सेनेट से कैसे पास हो गया, ये इस तरीके से पास हो गया सेनेट से कि पता था कि जनाब अपोजिशन को भी, सबको उनको कन्वे कर दिया गया था कि यार ये करना है, अदरवाइज़ फौरी तौर पर डिफ़ॉल्ट करेगा, फौरी तौर पर यह बड़ा मसला हो जाएगा, और जो सऊदी अरब ने कर्जा दिया हुआ है वो भी मांगेगा और ये सारी चीज़ें बड़ी मसाइल हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है कि अगर आपको को कहे ना खुदा न खास्ता कि आप अपनी आँख निकाल, ये सूरत हाल, ये तब्दीली सरकार ने यहाँ पहुँचा दी है पाकिस्तान को। तो ये सूरत हाल है कि एक कोई बंदा को कहे ना कि ऑप्शन ये दे कि खुदा न खास्ता आप या तो अपनी आँख निकालने दें या आप अपना हाथ काटने दें, तो पहले तो आप सोचेंगे भाई यार ये तो बड़ा मसला है, ये तो बड़ी मुसीबत है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हो सकता है कि फिर आप बहुत ही बादिल नाखास्ता, अगर आपको कोई इस तरह का वो करना भी पड़े एक फ़ैसला, तो मेरा ख्याल है अक्सर लोग ये फैसला करेंगे यार आप हाथ ही काट लो, आंख ना निकालो। तो यहाँ पर ये मुसीबत बनी थी, यहाँ पर ये पाकिस्तान को तब्दीली सरकार ने इस नाहज पे पहुँचा दिया है कि आज हमारा जो लोग कह रहे हैं कि जो एटमी प्रोग्राम है वो ख़तरे में पड़ गया है। वो क्यों खतरे में पड़ गया है, वो इनकी वजह से पड़ गया है। अब मैं इसमें फतवा देने की पोजीशन में नहीं हूं और ना ही मैं ऐसा हूं और ना ही इन चीज़ों पे बिलीव करता हूं कि आया ये इनकी नालायकी की वजह से हुआ है या इनकी बदनीयती की वजह से हुआ है। ये पता नहीं, आप फैसला करें या अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन अब इससे मैं आपको एक बात बताऊं, आप यकीन कीजिए कि मुझे बहुत ही ऑथेंटिक सोर्सेस से ये पता चला
कि ये अभी जो हमारे एक दोस्त मुल्क ने, किसी ने वो $1 अरब हमसे वापस मांगा था नाराज़ होके, हमारे पास तो था नहीं, तो हमने जब ले तो लाल से काम लिया या कोई रिक्वेस्ट की या वगैरह, ठीक हो, मैं ज़िम्मेदारी के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, तो कहा गया कि चलो कोई मसला नहीं, हम वो नहीं लेते, माफ़ कर देते हैं, और भी देंगे, लेकिन उसके जवाब में शर्त ये है कि आप अपने न्यूक्स पर, यानी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वगैरह, वहाँ पर कोई जो है ना मॉनिटर्स, बैरूनी एक मुल्क का नाम बताया गया, यूएस का, ठीक है ना, मैं बता देता हूँ, तो उनके मॉनिटर्स जो है ना वहाँ पे लगाएं। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ठीक है ना, ये हालात पहुँच चुके हैं। हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो खारजा पॉलिसी है या जो इंटरनल पॉलिसी है, वो इस हद तक कमज़ोर हो गई है, और क्योंकि प्रायोरिटीज़ ही नहीं है ना। अब क्या किया, जो लाने वाले हैं बहुत इतने परेशान हैं कि वो कह रहे हैं कि भाई आप, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ ये हैं कि नवाज़ शरीफ के दवा पर, नवाज़ शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर, मरीम नवाज़ पर किस तरह से तबसरे करने हैं, जुगतें कैसे मारनी हैं। ये एक एटमी मुल्क, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक एटमी मुल्क है, इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क, उनके ये वज़रा, माज़रत के साथ वज़ीर आज़म साहब, मुशीरान, काबीना के अरकान, ये जुगतें मार रहे हैं। ये किसी के बीमारी पर इस तरह से जुगतें मारेंगे, किसी की मेडिकल सर्टिफिकेट पर जुगतें मारेंगे, क्योंकि किसी कभी सदारती निज़ाम का शोशा छोड़ देंगे, कभी किसी चीज़ का शोशा छोड़ देंगे, कभी किसी डील का शोशा छोड़ देंगे, कभी किसी कार्ड का शोशा छोड़ देंगे, क्योंकि ये जुगतें मारने के लिए, ये मजाक करने के लिए मुल्क किस नाहज पे पहुँच गया। दुश्मन की नज़रें कहाँ कहाँ हैं हमारे एटमी प्रोग्राम को खुदा न खास्ता ख़त्म करने पर, वो बहुत ही इंशाअल्लाह महफूज हाथों में है। मुझे यकीन है, इंशाअल्लाह मुझे हक्कुल यकीन है कि वो बहुत महफूज हाथों। लेकिन जब इस नाहज पे हम पहुंच जाएं कि किसी ने, आपने किसी से कर्जा लिया हो और वो कर्जा वापस मांगे और आपके पास हो ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तो फिर तब तो ये है ना कि जितने मुतालबात करते रहेंगे फिर आपको पूरे करने पड़ेंगे। खुदा न खास्ता वो स्टेज ना आए। फिर उसके बाद हमने क्या किया जनाब, हम भागे चाइना के पास, उनसे $1 अरब हमने लिया और उस मुल्क को वापस किया। यानी यहाँ तक ये हालात हैं। आज कैसर बंगाली साहब क्या कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं। अब जब कैसर बंगाली साहब ने ये बात की, फिर उसके बाद वो पड़ गए जनाब, उनको इंडियन एजेंट, उनको क्या, मुजम्मिल असलम साहब अच्छे खासे भले आदमी हैं, वो इनसे जब तक वो वजारत ख़जाना के तर्जमान नहीं बने थे तो मैं तो समझता हूँ वो बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन उन्होंने भी उनको स्टेट के ख़िलाफ़ यानी कि मुल्क दुश्मन करार दे दिया मुजम्मिल असलम साहब को। और फिर उसके बाद सहाफ़ती तंजीमों ने भी और बाकियों ने भी इसकी मजम्मत की पूरी, कि जी इस तरीके से तो आप सर्टिफिकेट, हम अभी तक भी सीख नहीं रहे। जो भी कोई आपको आईना दिखाए आप उसको गद्दार कह दें, जो भी आपको आईना दिखाए आप उसको इंडियन एजेंट कह दें, जो भी आपको कोई आईना दिखाए आपको कहे कि जी आपके दामन पे दाग लगा हुआ है, बजाय इसके उस दाग को धोने के आप उसको जो है ना उसका मुंह नोच लें। तो ये जो रविश है ना माशाल्लाह तब्दीली सरकार की, यही रविश जो है ना अल्लाह माफ करे हमें ले डूबी है, आज यहां तक पहुंच। दूसरी स्टोरी पे आ जाए जनाब। दूसरी स्टोरी ये है कि मसूद खान साहब, आपको पता है मसूद खान साहब चाइना में सफ़ीर भी रहे, हेग में भी रहे उसमें, और फिर उसके बाद गालिबन वो न्यूयॉर्क में भी, वहाँ भी सफारतकारी करते रहे, वहाँ पर भी वो तैनात रहे। कुछ अर्सा पहले हुकूमत पाकिस्तान ने, तब्दीली सरकार ने, मसूद खान साहब आज़ाद कश्मीर के सदर भी थे, तो उनको ना अमेरिका का सफ़ीर मुकर्रर किया। अच्छा, उनकी दस्तावेज़ात भेजी वगैरह वो सारा कुछ। अब ये खबर आ रही है और ये खबर बहुत सारी उभर के आ रही है और इंटरनेशनल मीडिया में भी आ रही है। अब आज तो अपने मीडिया में भी आई है और इस पर जो है ना तर्जुमान ने भी अपने वजारत ख़ारजा के उन्होंने भी कमेंट्स किए हैं। अब ये खबर आ रही है कि अमेरिका की वजारत ख़ारजा ने वो मामला रोक दिया है और एक रिपब्लिकन के मेंबर हैं वहाँ पर अमेरिकन पार्लियामेंट के और कांग्रेस के, और रिपब्लिकन मेंबर हैं और उन्होंने जनाब एक ख़त लिखा है और वो जो बाइडेन साहब को, प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट को, और उन्होंने कहा है कि इनको मसूद खान को यहाँ पर एज एन पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे कबूल ना करें, मुस्तरद कर दें।
उन्होंने उस खत में ये भी दावा किया है, रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियन ने, उन्होंने ये कहा है कि जी आपके जो वजारत खारजा है उन्होंने तो इसको जो है ना फ़िलहाल डिले में डाल दिया है, इसको रोक दिया है ये तकर्री। लेकिन मैं ये समझता हूँ, उनके बकौल वो कहते हैं, मैं ये समझता हूँ कि इसको रोकना लाजमी नहीं है, बल्कि आप इसको रिजेक्ट करें इस तकर्री को। और अभी तक वही लटका हुआ है मामला। नवंबर में ये गया था, अभी फरवरी आ गई, अभी ये मामला लटका हुआ है। आज तर्जुमान ने कहा कि 2-3 महीनों का प्रोसेस होता है, हालांकि इतना लंबा प्रोसेस होता नहीं है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब देखें, इन्होंने बुरहान वानी की तारीफ़ें की थी, इन्होंने हरकतुल मुजाहिदीन की तारीफ़ें की थी, इन्होंने फलां की तारीफ़ें की थी, इन्होंने उनके बकौल जो टेररिस्ट या एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी तारीफ़ें की थी। और उन्होंने कहा है, उस रिपब्लिकन पार्लियामेंटेरियन ने जो बाइडेन साहब को ख़त में उन्होंने कहा कि मसूद खान ने, अमेरिका ने जो कुछ स्टेटमेंट दिए थे उन स्टेटमेंट की भी मसूद खान ने मुखालिफ स्टेटमेंट दिया था और उनकी मजम्मत की थी। तो उन्होंने तो बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा कि ऐसे एक्सट्रीमिस्ट को या ऐसे मसलन फंडामेंटलिस्ट को या टेररिस्ट को आप यहाँ पाकिस्तान के एम्बेसडर के तौर पे कबूल ना करें। तो ये किसकी नाकामी है? ये तब्दीली सरकार की नाकामी है, ये हमारी वजारत खारजा की नाकामी है, ये हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब की नाकामी है कि जो सेनेट में आके यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, भाई आपको लाख इख्तलाफ हो, आप अपनी ज़बान की तो हिफाजत करें, आप इतने मंझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, आप उनसे लाख इख्तलाफ, मुझे इख्तलाफ था, मैंने उनके खिलाफ वीडियो पूरी कर दी, लेकिन आप इतना तो करें, आप उनको बिका हुआ कह रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, आप अपने पुराने जो है ना उनसे वो गुस्सा निकाल रहे हैं। तो आपको नहीं पता कि आप इतने मंझे हुए सियासतदान हैं और आप फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े हो कि किस तरह की गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत सारी ना हमारी तरजीहात क्या है। अब हम ये कह रहे हैं कि जनाब वो इंडियन लॉबी वहाँ पे सरगर्म हो गई है और उन्होंने, तो क्या मैं इंडिया से ये उम्मीद रखूँ कि वो फूल लेके खड़ी होगी हर जगह हमारे लिए और खड़े होंगे और जनाब वो कहेंगे जी बिस्मिल्लाह आप तो आए यहाँ बैठ जाएं, आप इधर भी बैठ जाएं, आप इधर भी कामयाबी समेट लें, आप यूएन में भी कामयाबी समेट लें। बस भाई जो हरीफ मुल्क होता है वो हमेशा ही उलट काम करता है। हमारे जो हरीफ मुल्क होता है वो हमेशा ही हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये उनकी सफारतकारी की कामयाबी है और हमारी सफारतकारी कहाँ दफन हो गई। मैं आपको एक लतीफ़ा टाइप मैं पहले भी सुना चुका हूँ। ये इस हालत ये है कि कश्मीर का इशू हमने कितनी दफ़ा हाईलाइट किया, हमने हाईलाइट करने की कोशिश की। वज़ीर ख़ारजा साहब जनाब बहुत सारे मुल्कों के दौरा करके आए और जब वापस आए तो उन्होंने गालिबन कहा कि वो यूएन की जो ह्यूमन राइट्स की कौंसल है ना, और उनका गालिबन उन्होंने कहा कि जी उनके उस कौंसल के ना हमें 158 मेंबरान की हिमायत हासिल हो चुकी है। बाद में पता चला कि उस कौंसल के तो 158 मेंबरान हैं ही नहीं, गालिबन उनके तो 147 है, तो 11 अपनी तरफ से बढ़ा दिया। अच्छा सिर्फ ये नहीं, फिर उनसे सुन के हमारे वजीर आजम साहब ने ट्वीट भी कर दी कि जी हमें उस कौंसल की 158 मेंबरान की हिमायत हासिल हो चुकी है। अब आप अंदाजा कीजिए कि इंडिया में सब उनके मीडिया ने वो तमाशा बनाया, उन्होंने कहा जी उनके पता ही कोई नहीं है कि उस कौंसल के मेंबरान कितने हैं। ये तो सीरियसनेस है, ये तो संजीदगी है हमारी वजारत खारजा की, हमारी हुकूमत की, हमारी तब्दीली सरकार की, इतने मंझे हुए वजीर खारजा की और कप्तान साहब की, ये तो संजीदगी है हमारी। तो फिर आप खुद बताएं कि हम वजारत खारजा के महाज पर कितने कामयाब होंगे, हम कितने कामयाब। हमारा भाई हमारी तवज्जो, हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं शहबाज शरीफ को अंदर कैसे करवाना है, हमारी प्रायोरिटीज़ ये हैं किसी तरीके से आप गाली गलोच कैसे करवानी है इसहाक डार साहब के खिलाफ। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि किस तरीके से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर गपशप कैसे बनानी है, उनका किस तरीके। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि मरियम नवाज का किस तरीके से उनको कैसे नीचा दिखाना है, अपोजिशन के साथ कैसे बैठने के लिए तैयार नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज़ हैं कि सबसे ज़्यादा नंगी बेहुदा बेशरम गालियां जो अपोजिशन को देगा वो कप्तान के करीब होगा, आंखों का नूर होगा। जब हमारी प्रायोरिटीज़ ये होंगी
तो किधर एटॉमिक प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम और जनाब ये किसी सफ़ीर की तैनाती और बड़ी बड़ी बातें और कश्मीर का तहफ़्फ़ुज़ और सारा कुछ यहाँ पर, और बहुत सारे ऐसे ऐसे हरीफ मुल्कों की सफारतकारी का मुकाबला करना, और ये भाई ये तो, और इकॉनमी को चलाना, और ये इस तरीके से आज हालात ये हैं कि आप यकीन करें कि कोई भी हो, एक ट्वीट आप करें वहाँ से वो जुगते लगती हैं कि भाई आपके पास तो खाने का नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि टीवी पे आके कितने लोग इकोनॉमिस्ट, चाहे वो डॉक्टर हफीज पाशा साहब हों, चाहे वो कैसर बंगाली साहब हों, चाहे वो शबर जैदी साहब, चाहे वो कोई बंदा हो, ठीक हो गया ना, आप न्यूट्रल इकोनॉमिस्ट से पूछें, वो कहते हैं तनख्वाह देने के पैसे भी हम कर्ज से ले रहे हैं। यहां तक ये हालात हैं। कभी पाकिस्तान में ये हालात नहीं आए कि तनख्वाहों के पैसे भी आप कर्ज से, दिफा के पैसे भी आप कर्ज लेके वो चला रहे हैं। अब आप जब आर्मी की तनख्वाहें भी आपको कर्ज से चलानी पड़े, ये तो दुआ करें अल्लाह ताला, और कुछ दोस्तों को अल्लाह खुश रखे, इंटरनेशनल दोस्तों को, कि जनाब उनका वो एक साथ है चीन जैसे दोस्तों का, कि जी किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि कोई हम पे हमला करे या इस तरीके से। अदरवाइज ऐसी कमजोर इकोनॉमी में आप खुद बताएं कि हमारी फौज माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है, लेकिन ऐसी कमजोर इकोनॉमी के जिस तरीके से ना बात इस तरह से है कि आप रोटी ही ना खाने के काबिल हों तो आप अखाड़े में कैसे उतरेंगे? आपके पास रोटी खाने के लिए ना हो तो आप अखाड़े में कैसे उतरेंगे? हमें फौज पे नाज है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, प्रोफेशनल फौज है, कोई बात। लेकिन अब बात यह है कि जहां इकोनॉमी इस हद तक डिसमल पोजीशन में होगी, जहां पर मईशत इस हद तक तबाह बर्बाद होगी, तो वहां पे क्या सूरत हाल होगी? वहां भूखा कैसे लड़ेगा? वहां पे किस तरीके से क्या सूरत हाल होगी? ये तो वो दोस्त हैं जिसकी वजह से कोई हम पे नहीं इस तरह का अटैक करने की जरूरत कर रहा। अदरवाइज आप यकीन कीजिए कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, बहुत बड़े बड़े, और खुद वही इदारे कह रहे हैं 10 दिन हमारे पास बजट कोई नहीं होगा, 10 दिन का नहीं होगा। अब अगर ये बातें कोई आईना दिखाए, आप उसको उठ के गद्दार करार दे देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं गद्दारी के, बजाय इसके कि आप अपने ही गिरबान में झांकें कि हमने हशर क्या कर दिया इस मुल्क का। आप दूसरों पर इल्जाम तराशी करें और उनको गद्दार और इंडियन एजेंट और पता नहीं क्या क्या और उनको करार दें। वो खुदा का नाम माने भाई, अपोजिशन से बाद में भी लड़ लेना, पहले मुल्क संभालो, पहले ये सूरत हाल, रियासत संभालो, रियासत पहले है सबसे पहले अपने वजूद को संभालो, पहले अपना वो प्रोग्राम संभालो जिसकी बुनियाद पे हमने एक तरीके से बहुत सारों को कंट्रोल किया हुआ है। पहले ये चीजें संभालो। मईशत का सत्यानाश होके रह गया है, और अगर किसी को पता नहीं है और कबूतर की तरह आप अगर आंखें बंद करना चाहते हैं या शुतुरमुर्ग की तरह रेत में आप जो है ना अपना सर घुसा के बैठना चाहते हैं ताकि आपका दुश्मन हमला करे और खा जाए, तो फिर आपकी इससे ज्यादा सितम ज़रीफ ही नहीं हो सकती। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।